फिर आई की कहानी देखेंगे अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड उसके आगे की कहानी, एबनॉर्मल मोलर मास, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं। चलो, दो ही फॉर्मूला है, एलिवेशन हो या फ्रीजिंग हो, दोनों का दो फॉर्मूला क्या है भैया, एक में डेल्टा टी इक्वल्स टू एम इंटू के एफ और एक में डेल्टा टी इक्वल्स टू एम इंटू के बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो और किसी को लगता है कि सॉल्व नहीं होगा तो हैंड रेज करो तो फटाक से। जिसको लगता है सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा डन है, नहीं होगा तो हैंड रेज करो कि भैया हमको लग रहा है कि हमसे सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? चलो ठीक है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या पता अपने को? 1 ग्राम ऑफ नन इलेक्ट्रोलाइट अपने को सॉल्यूट दिया हुआ है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पता है, मास ऑफ अपने को सॉल्वेंट पता है, डेल्टा देखो ये देखना, डेल्टा टीएफ पता है, बोलता है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई, मतलब कितने से कम हुआ, तो 0.4 से, मतलब डेल्टा टीएफ पता है। ठीक है, बोलता है क्या, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है जितना, मतलब केएफ पता है। क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं बता सकते? बता सकते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। कोई ऐसा जिसको लगता है सॉल्व नहीं हो पाएगा? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये तो इस प्लेनेट का क्वेश्चन नहीं है, हमसे ना हो पाएगा? डन है? अच्छा, कितनों से लगता है सॉल्व हो जाएगा? जरा हैंड रेज करो तो, किसको किसको लगता है कि सॉल्व कर लोगे? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग, पर हाँ सॉल्व तो कर ही लेंगे। चल ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, तो काफी जनता हाथ खड़ी कर चुकी है कि भैया हाँ सॉल्व तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सॉल्व हो जाएगा, तो ये आराम से आप घर पे सॉल्व करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी है आंसर। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है, ऑस्मोसिस से इसका क्या लेना देना है। तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये आती है, ऑस्मोसिस है क्या। सो ऑस्मोसिस हमको बचपन में एक चीज पढ़ाई गई थी कि भैया, एक टर्म हम पढ़ा करते थे क्लास 11th में, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्स हो जाना। किसी भी चीज का इंटरमिक्स होने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे गैस इंटरमिक्स होता है तो हम बोलते हैं कि भैया वहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। क्या होता है ऑस्मोसिस में, जरा ध्यान देते हैं। ठीक है, सो ऑस्मोसिस क्या चीज है? ऑस्मोसिस को डिफाइन ऐसे करते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सॉल्वेंट का फ्लो जब एसपीएम के थ्रू हो, कहां से कहां तक, तो फ्रॉम फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, आपको ये बोल सकता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है, लेकिन हमको आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि किसका लो किसका हाई। तो देखो यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, और कॉन्सेंट्रेशन आपको किसका लेना है, तो सॉल्यूट का लेना है। ये याद रखना कि लो कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का। कॉन्सेंट्रेशन तो किसी का हो सकता है, सॉल्यूट का भी हो सकता है, सॉल्वेंट का भी हो सकता है, लेकिन हम लेते ट्रेडिशनली किसको है, सॉल्यूट को। तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, सो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूट का, टू
हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके पास सॉल्वेंट का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाता है थ्रू एसपीएम, अब यहाँ मेंशन कर दिया सॉल्वेंट, तो ये क्लियर है कि सॉल्यूट का फ्लो तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा प्रोसेस आपको दिखता है तो हम बोलेंगे कि भैया वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के टर्म में होना चाहिए, सॉल्वेंट के टर्म में नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट के टर्म में होना जरूरी है। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में आप बात करोगे कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहां मैं देता हूं, आपको बताना है कि फ्लो किधर से किधर होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, नमक पानी का सॉल्यूशन है और बीच में लगा है ये एसपीएम, ये एसपीएम है। कहानी कैसी है कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का नाम है ए और बी। ठीक है, तो ए क्या कहता है, ए कहता है कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान देना, यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें पता है। सो ये NaCl और H2O का सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों। ठीक है, सो यहाँ पे NaCl कितना है, तो मैं मोल्स के रिस्पेक्ट में बात कर दे रहा हूँ। ये है 2 मोल्स। ठीक है, और इसका और इसका वॉल्यूम जो है वो है 5 लीटर। H2O का जो वॉल्यूम है वो है 5 लीटर। ठीक है, यहाँ पे कहानी कैसी है, सो यहाँ पे कहानी ऐसी है यहाँ पे कहानी है ये 4 मोल्स और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है 12 लीटर। ठीक है, ए में 2 मोल 5 लीटर, बी में 4 मोल 12 लीटर। बोलता क्या है कि बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फटाफट से बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। चल हाँ करो, फटाफट से करो, मुझे बताओ कि फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी या बी से ए। चलो, तो दोनों में आप कॉन्सेंट्रेशन निकालो। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कुछ नहीं बोला है तो मोलैरिटी। दोनों में मोलैरिटी निकालो, कितना आ रहा है। सो भैया अगर मोलैरिटी की बात करें दोनों में, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2/5 और यहाँ आ जाएगा 4/12 आ गया। इसका मतलब हुआ 1/3। अब दोनों में बड़ा क्वांटिटी कौन सा है, कौन सी बड़ी क्वांटिटी है, 2/5 इज लार्जर देन 1/3। सही बात है, तो 2/5 लार्जर है 1/3 से, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, लो टू हाई। चूंकि अपने पास ये बड़ा है ये छोटा है, तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, लो टू हाई। मतलब जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, तो B to A होगा। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो भैया कि हमको रोना गाना मचाना है, हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा है, चैट बॉक्स देख रहा हूँ, कोई ऐसा जिसको तकलीफ है इसमें रोना गाना मचाना है, बोलो। चलो ठीक है, सो ये अपने पास हो गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, और अपने पास पता चल गया फ्लो कहाँ से कहाँ होता है। मैं यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपने पास ऑस्मोसिस की कहानी। अब बात इस बात पे आती है कि चलो ठीक है, ये तो समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर एक टर्म आता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, समझो इस चीज को, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। हुआ क्या कि देखो ये 2 कंटेनर लिया गया, एक में सिर्फ सॉल्वेंट है और एक में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उसमें एक सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉलिड सॉल्यूट मिला हुआ है। होगा क्या, तो हमको पता है कि एक चीज जो होने वाली होगी वो ये होगी कि चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कोई सॉल्यूट नहीं है, तो लगभग नेग्लिजिबल सॉल्यूट है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग क्या हो गया, 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको यहाँ देख के एक चीज पता चल रहा है
कि यहाँ जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का वो इधर से इधर होगा। क्यों इधर से इधर होगा भैया? क्योंकि हमको पता है कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जीरो है और इसमें नन जीरो है। जीरो तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं है। सो चूंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फ्लो जो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। तो कहता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर कि मैं एक ऐसा प्रेशर लगाना चाहता हूं इस सॉल्यूशन के ऊपर, ये पाई, जिस प्रेशर के वजह से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रेशर के वजह से मैं चाहूं तो ऑस्मोसिस को रोक दूं। मतलब वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जरूरत होता है, उसको रोकने में कैपेबल होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑब्वियस है कि ये प्रेशर आपको किसके ऊपर लगाना पड़ेगा? तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन के ऊपर लगाना पड़ेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो। क्यों? क्योंकि अपने पास सॉल्वेंट तो इधर से इधर आएगा, हाई के तरफ आएगा। सो हाई के तरफ आएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ने वाला था, ये वॉल्यूम जो था वो बढ़ता, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा दिया कि मैं वॉल्यूम को बढ़ने ही नहीं दूंगा। और वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा मतलब सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्लो होता तो वॉल्यूम को बढ़ना था। ठीक है। सो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगे और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर लगना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि उस प्रेशर को कि दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो कि हमको समझ नहीं आया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक पाए, रोकने के लिए लगाना जाए, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके ऊपर लगेगा? तो उस सॉल्यूशन के ऊपर जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है। तो मैं नीचे में लिख रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, और किसी को अगर तकलीफ हो तो मुझे बताना कि भैया हमको तकलीफ है। प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ठीक है। अरे मेरे बाबू, आदर्श बाबू, तुम इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये और धड़ल्ले से इधर भागेगा और धड़ल्ले से इधर जाएगा। ऑस्मोसिस रुका कहाँ? तुमने तो बढ़ा दिया। अगर लो वाले पे लगाओगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो था, सॉल्वेंट तो फटाफट फटाफट भागेगा। तुमको किधर लगाना पड़ेगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई था, ताकि इस फ्लो को रोक सको। ठीक है। तो प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, अप्लाइड ऑन अप्लाइड, अभी रुक जाना, लिखना मत, ऑन हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? तो उस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो। डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोटेड बाय पाई। इसको डिनोट किया जाता है पाई से, डिनोटेड बाय पाई। ठीक है। चलो अब आते हैं मैथमेटिकल, इसका क्या कैसा है, क्या कहानी है। सो हमको एक चीज तो पता है कि भैया कहीं ना कहीं ये ऑस्मोसिस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। सो भैया हम कहेंगे क्या कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमको पता है कि मोलारिटी की बात की जा रही है। ठीक है। चलो अब ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? फॉर्मूला अपने पास बन के आता है, पाई इक्वल्स टू सी, और इसके साथ एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम प्यार से बचपन में भी यूज किया करते थे, दैट इज आर इंटू टी। ये पूरा ही लगता है, सिर्फ आर और सिर्फ टी नहीं लगता, इस पूरे कांस्टेंट को यहाँ लगाते हैं, दैट आर इंटू टी। तो यहाँ पाई का एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, दैट पाई इक्वल्स टू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या है, पाई क्या है, ये अपने को पता है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी अपने पास क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली मोलैरिटी है, मोल्स बाय वॉल्यूम है, आर हमको पता है गैस कांस्टेंट है। अब मोल्स बाय वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं, बिल्कुल एनआरटी वाला ये आरटी है, मोल्स बाय वॉल्यूम जो ले रहे हैं वो वॉल्यूम लीटर में है, और प्रेशर जो लेते हैं वो नॉर्मली एटीएम या बार में होता है। ठीक है। सो अगर आप इसको एटीएम या बार में ले रहे हो तो हमको पता है एक चीज, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.082। तो
तो आपको ये ध्यान रखना है कि चूंकि हम मोलैरिटी में लीटर यूज करेंगे और उधर एटीएम और बार, तो याद करो एटीएम लीटर हुआ करता था, ठीक है। तो एटीएम लीटर के कहानी में अपने पास आर की वैल्यू कितनी यूज होगी, 0.082 यूज होगा। टेम्परेचर हमको पता है कि भैया केल्विन में लेना है, तो कोरोना गाना मचाने की बात ही नहीं है, ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर किस में रहेगा, तो केल्विन में रहेगा। तो सीधे इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। अब मान लो ये फॉर्मूला भूल गए, क्या ये नया फॉर्मूला अपने जीवन में नहीं है, ये अपना पढ़ा पढ़ाया फॉर्मूले को एक नए तरीके से पेश कर दिया गया, थोड़ा गार्निश करके। याद दिला देता हूँ कैसे, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप बचपन में पढ़ा करते थे, किसी अलग तरीके से पढ़ा करते थे। मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला बचपन में कभी पढ़े थे? कोई ऐसा बोलना चाहता है कि हम ये नहीं पढ़े, हम तो देखे ही नहीं इस फॉर्मूले को, ठीक है। इस फॉर्मूले को पढ़े हम बचपन में, बिल्कुल गैस वाला फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 11th बचपन ही था, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े थे, क्या बात है। चलो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ना रीअरेंज करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, P = NYV × R × T। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा और रीअरेंज करूँ तो P = NYV मोलारिटी नहीं होता है? होता है ना मोलारिटी। R × T, देखो तो इन दोनों फॉर्मूले में कुछ अंतर है, और मुझे बता दो कि दोनों फॉर्मूले में कुछ अंतर है। P की जगह पाई लगा दिया, M की जगह C रख दिया, तो क्या फॉर्मूला बदल गया? क्या कॉन्सेप्ट बदल गया? क्या थियोरी बदल गई? कुछ नहीं, बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में M की जगह पे यहाँ पे C लिख दिया, थोड़ा स्टैंडर्ड बना दिया। बोला कि अच्छा बचपन में M लिखा करते थे, अब उसमें C लिखा करो, जो P लिखते थे उसकी जगह पाई लिख दो, P को पाई बना दिया। क्या कहानी बदल गई? कुछ नहीं है, उसी को रीअरेंज करके लिखने का तरीका है। डन है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर? कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि हमको समस्या है? और ये फॉर्मूला हमको याद है कि भैया ये गैसेस में वैलिड होता था, वहाँ डिफ्यूजन भी होता था, नलायक यहाँ भी डिफ्यूजन करता है, तो यहाँ कौन सी कहानी बदल जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी है बेसिकली कि ऑस्मोसिस होता क्या है, उसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो बस शुरू हो जाओ और छाप लो। अब क्या है, छापो फटाफट से। सो बेसिकली बेवकूफ बनाने का तरीका है, ठीक है, ये CRT वार्टी लिख के, और कुछ है नहीं। लिक्विड और गैस में प्रेशर में डिफरेंस नहीं है। अरे लिक्विड और गैस में क्या है, दोनों फ्लूइड है, ठीक है। गैस में जब स्पेशली गैसियस स्टेट में जो होता है, तो जो फॉर्मूला लगा सकते हो, जो एप्लीकेबल, जो वहाँ पे कहानी एप्लीकेबल होगी, वो लिक्विड के अंदर घुस जाओगे तो वही कहानी एप्लीकेबल होगी, अलग थोड़ी हो जाएगा। चलो छापो फटाफट से। छापो, और किसी को तकलीफ लगे तो पूछ लो कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, हमको तकलीफ है। किसी को लगे कि हमको रोना गाना मचाना है तो मुझे बता देना कि हमको रोना गाना मचाना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा ना रिया, बोल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा? सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो 0 बोलोगे, क्या ही बोल सकते हो, सॉल्यूट वहां थोड़ी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ।
डन है, चलेगा? लिख लिया सबने? किसी को छूट रहा है? कोई ऐसा जिसका छूट रहा है, जिसको समझ नहीं आया है? डन है क्या? चलो ठीक है, बढ़े आगे। ओके, सो यहाँ पे हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम, ठीक है? जैसे कुछ टर्म में सबसे पहला टर्म आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, थोड़ा देखते हैं क्या है। पहला बोलता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक नहीं है, टोनिक है, ठीक है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो आइसो तो वर्ड आते ही हमको पता है, आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोप। तो आइसो तो समझ में आते ही दिमाग में अपने पास आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुछ तो वहां पे ऑर्गेनिक के आइसो में मत जाना। तो आइसो आते ही अपने दिमाग में ये आता है कि कुछ तो कॉमन रहने वाला है। सो देखो, अगर ए बी सॉल्यूशन है कहीं पे, मान लो ए और बी सॉल्यूशन ले लिए और दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, तो कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या ऑस्मोसिस होगा? नहीं होगा। तो हमको ये पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नो ऑस्मोसिस, यहाँ ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है, चलेगा? सो दो सॉल्यूशन अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हम बोलते हैं वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, चलेगा? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक के रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है? क्या बोल रहा है? अबे क्या हो गया? ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन हैविंग हायर concentration with respect to other, ठीक है? अब ये चीज समझो कि विथ रेस्पेक्ट टू अदर वाली कहानी का मतलब क्या है। मान लो अपने पास दो कॉन्सेंट्रेशन है, दो दो सॉल्यूशन है, ए और बी, ए और बी है। इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है और बी का C2 है, और यहाँ पे बोला गया है कि C1 इज ग्रेटर देन C2। तो तुम कहोगे, ध्यान से सुनना, तुम यहाँ स्टेटमेंट दोगे कि C1 इज हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू C2, C2 वाले के साथ, या ऐसे बोलो कि A इज हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू B। मतलब जिसका हाई है वो हाइपरटोनिक है एक दूसरे के साथ, जिसका कम है। कोई ऐसा जिसको तकलीफ है इसमें? हाइपरटोनिक समझ में नहीं आया, आइसोटोनिक समझ में नहीं आया, कोई ऐसा कहना चाहता है? डन है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? टोनिक का मतलब कुछ नहीं है, नाम है भाई टोनिक, ठीक है? टॉनिक नहीं है ये। चलो ओके, बोलो तिवारी क्या बोल रहा है? टोनिक क्या है? चलो, अरे भाई दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, ए और बी लिया, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, तो क्या ऑस्मोसिस होगा? हमने क्या बोला था, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो काहे का ऑस्मोसिस, ठीक है? इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे तुम खुद से लिख सकते हो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, मुझे बताओ तो। सेकंड वाले केस में ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? बताइए, ए टू बी या बी टू ए? सॉल्वेंट का फ्लो किधर से होगा? एंड नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
ठीक है, चलो डन है। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेम कहानी कि सॉल्यूशन हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर, दूसरे के रेस्पेक्ट में कम कॉन्सेंट्रेशन है तो हम बोलेंगे वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। ए और बी ले लिया, ये C1 है ये C2 है, सेम कहानी C1 इज ग्रेटर देन C2, तो तुम यहाँ बोलोगे कि B इज हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू ए, सो B इज हाइपो विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई आइसो हाइपर हाइपो का, वर्ड से जा सकते हो। अब एक यहाँ स्पेशल एग्जांपल है जिसको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीधे सीधे एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को सीधे ध्यान रखना कि सॉल्ट ऑफ 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंट is isotonic with blood, ठीक है। सो जो सॉल्ट है, जो नमक है, जिसको सलाइन जो खून में चढ़ाया जाता है, जब वीकनेस वगैरह हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं लोग तो सलाइन जो चढ़ाया जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9 मास परसेंट में, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में बात किया जा रहा है, ठीक है। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंट 0.9 होता है, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको दिक्कत नहीं है। सो वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ब्लड के रिस्पेक्ट में। अगर उस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो हाइपर हो जाएगा, और कंसंट्रेशन को 0.9 से घटा दिया जाए तो हाइपो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड, ठीक है। सो 0.9 इज आइसोटोनिक, 0.9 से कम इज हाइपोटोनिक, 0.9 से ज्यादा इज हाइपरटोनिक। कोई ऐसा जिसको रोना है तो रो लो, और नहीं रोना है तो छाप लो फटाफट से। कोई ऐसा जिसको इस थियरी वाले पार्ट में दिक्कत है तो पूछ लो, बात कर लेंगे, वरना छाप लो इसको जल्दी से। ब्लड 0.9 मास बाय वॉल्यूम परसेंट जो ब्लड होता है वो आइसोटोनिक होता है विथ 0.9% जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है विथ रेस्पेक्ट टू ब्लड। 0.9 से कम हो गया तो हाइपो, 0.9 से ज्यादा हो गया तो हाइपरटोनिक, ठीक है। हाँ 0.9 कॉन्सेंट्रेशन है, लिखा है ना m/v%, m/v% 0.9। बोलो रिया। सर, concentration of salt of 0.9 mass by volume, अगर ये ज्यादा होगा कंसंट्रेशन तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक। बिल्कुल बाबू, यही तो कब से बोल रहा हूँ, 0.9 से ज्यादा तो हाइपर, 0.9 से कम तो हाइपो, और 0.9 तो आइसो, ठीक है। कब से यही चीज तो बोल रहा हूँ मैं। किसके रेस्पेक्ट में? ब्लड के रेस्पेक्ट में, याद रखना, बोला नहीं जाता बट ध्यान में रखना, ब्लड के रेस्पेक्ट में। इसे नहीं कि 0.9 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ब्लड के रेस्पेक्ट में वो हाइपर है, हाइपो या आइसोटोनिक है, ठीक है, रेस्पेक्टिव टर्म। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, बिल्कुल आनंद। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो फटाफट से थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ो, क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई कहाँ गया क्वेश्चन इसका? अच्छा छोड़ो। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ यूज होता है? आरओ, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। कैसे काम करता है इस चीज को समझ लो। काम करने का इसका तरीका ये है कि इधर है तुम्हारे पास सॉल्वेंट, इधर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो इम्प्योर वाटर है, सॉल्ट वाटर है, और ये है तुम्हारा फ्रेश वाटर। करते क्या है कि हमने क्या किया, समझो इस चीज को, हमने क्या किया। हमने तो पहले ये पता था कि अगर आपको ये बीच में एसपीएम लगाओगे
तो फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ सॉल्वेंट भागेगा, मतलब फ्रेश वाटर जो है वो जाके सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा, फ्रेश वाटर कम होगा और सॉल्ट वाटर बढ़ेगा। तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगा दिया गया, दैट इज पाई। पहले तो सिर्फ पाई लगाया गया ताकि आपने इस प्रोसेस को रोक देना है, मतलब फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं हो। तो पहले तो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया और उसके बाद क्या किया कि उस प्रेशर को और बढ़ा दिया एक्चुअल में, मतलब जो प्रेशर आपने अप्लाई किया ना वो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा है तो क्या होगा, मान लो इधर से प्रेशर जो है वो पाई है और इधर से जो प्रेशर है वो पाई प्लस है, तो ऑब्वियस नहीं है कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाने लगेगा, राइट से लेफ्ट जाने लगेगा, क्योंकि आपने जो जो प्रेशर लगाना था रोकने के लिए उससे ज्यादा लगा दिए, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, प्रोसेस जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि सॉल्ट वाटर में जो सॉल्वेंट है वो जाने लगेगा फ्रेश वाटर की तरफ, तो आपको फ्रेश वाटर अच्छा खासा मिलने लगेगा और सॉल्ट वाटर में सॉल्ट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बोलो कि बढ़ने लगेगा। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि फ्रेश वाटर हमको मिलने लगेगा। सो बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कितना, तो ऑस्मोटिक से ज्यादा, ताकि प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फटाफट से इस चीज को ध्यान देना। इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर इज अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन, यहाँ पे है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट टू मूव solvent from solution to solvent side। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड मूव करता है प्रेशर लगा के। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ प्रेशर लगता है पी अप्लाइड, बिल्कुल वो फोर्स वाली कहानी है, पी अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज्यादा होता है अपना प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है ताकि प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्स्ड, फ्लो रिवर्स्ड। कहाँ यूज किया जाता है इसको, तो वाटर को प्यूरिफाई करने में, सॉल्ट वाटर को या आरओ को प्यूरिफाई, आरओ में भी हम यूज करते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन आरओज, ठीक है। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ हो तो पूछ लो, छापो फटाफट से, बोलो वैष्णवी। सर सर इसमें यही केस हो रहा है कि बस ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों का मतलब जो मूवमेंट है वो नहीं हो, मतलब देख ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगी तो मूवमेंट नहीं होगा, डन। लेकिन यहाँ प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाया गया, बोला गया कि पी अप्लाइड जो ऑस्मोटिक से ज्यादा है, तो क्या होगा, पहले तो बैलेंस है, ऐसे समझ, बैलेंस कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के, अब उसको ज्यादा करेगी तो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स नहीं हो जाएगा। हाँ। एक तरफ से लग रहा है मान ले 1 atm ऑस्मोसिस की वजह से, और दूसरे तरफ से 1 atm नहीं 1.5 लगा दिया, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट उधर से इधर आने लगेगा, काम खत्म। जिसके कारण कि सर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स नहीं आता होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्यूरिफाई। एसपीएम की तो खासियत ही सुबह बताया था ना, वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। ऑस्मोसिस में वो सॉल्यूट का कभी भी अलाउंस नहीं होता। यस सर, केमिस्ट्री में, नॉट इन बायो, ठीक है सर। लेकिन हम लोग इससे ज्यादा बताए, क्या बोल रही है, बोल सर। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे पार्ट वाइज जैसे बताइए ना, जैसे कि किस पार्ट से क्या होता है, फिल्ट जो आरओ सिस्टम। जरूरत नहीं है किस पार्ट से क्या होता है, क्या करेगी जान के, सर बता, कोई मतलब नहीं है, जितना हमको मतलब उतना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना ही मतलब इतना ही पढ़ रहे हैं, और कुछ देख। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरओ में होता क्या है
कि पहले तो तुम्हारे पास नॉर्मल प्यूरिफिकेशन होता है। नॉर्मल प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, एक स्टेप में पहले सैंड वैंड जितने बड़े पार्टिकल्स है वो निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं? सो देखे होगे बहुत लोग कि वहाँ पे एक सेटअप होता है, उसमें ना सैंड्स, चारकोल, बहुत सारी चीजें एक लगी होती है एक ट्यूब में। तो पहले वहां से पास होता है, तो कहानी हो गई। उसके बाद क्या होता है ना कि एक जो ऐसे ऐसे होता है, एक मतलब गोला सा बैटरी टाइप की चीज होती है। एक्चुअल में जो बैटरी टाइप की चीज होती है ना, उसमें मोटर लगा होता है, और वो मोटर क्या करता है, एक वहां पे प्रेशर क्रिएट करता है, और वही प्रेशर जो सारा खेल कर रहा होता है। वो प्रेशर क्या करता है कि जो आपके पास वाटर आता है, जिसको सक करके पानी लाया जाता है, वो वाटर जब आता है तो उस वाटर के ऊपर वो प्रेशर जनरेट करता है, जिस वजह से वहां एक एसपीएम जो है, वो एसपीएम आपके काम का पानी को अलग कर देता है, और वहां पे एक दूसरे साइड में जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, उसको अलग करता है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से पानी आप पीने के लिए निकाल लेते हो, और वहां पे आरओ से एक डिस्चार्ज भी निकल रहा होता है, जो वेस्ट वाटर होता है। वो वेस्ट वाटर ये सॉल्ट वाटर होता है। अब होता क्या है कि ये वेस्ट क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक लिमिट जाने के बाद जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा सॉल्ट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है, तो उसके बाद तुम कितना ही प्रेशर लगाओगे, ये इधर फ्लो नहीं हो पाएगा। तो करता क्या है कि जब एक लेवल पे सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बन गया, तो वो उसको धीरे धीरे डिस्चार्ज करते रहता है, और फ्लो को इधर मेंटेन किए रहता है। ठीक है, चलो करो फटाफट से इसको सॉल्व करो, मतलब लिखो, सॉल्व नहीं करना, लिखो इसको। आरओ खराब हो गया खुद से। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है? ऑस्मोटिक वहाँ पंप लगा होता है ना, बताया ना अभी, वहाँ एक पंप लगा होता है, उस पंप का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना। हालांकि आज के टाइम में मतलब बहुत सारे रिसर्च ऐसे बोलते हैं कि हमें आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। जब मतलब आरओ इतना चलता है, लोग यूज करते हैं, बट अगर आपके पास ग्राउंड वाटर अवेलेबल है तो आरओ का पानी नहीं पियो। ठीक है, और बड़ा अजीब चीज है यार, मतलब कभी बोलते हैं पियो, कभी बोलते हैं नहीं पियो, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, मतलब अभी तो मैंने बहुत लोगों को सुना है ये चीज़ कि नॉर्मल फिल्टर करके पानी पियो। नॉर्मल फिल्टर इन द सेंस कि अगर आप पॉसिबल है तो बॉयल कर लो, बॉयल करके पी लो, बिल्कुल मिनरल्स को निकाल देता है और आर्टिफिशियल मिनरल्स को ऐड कर देता है। बहुत सारे आरओ में देखोगे तो उसमें लिख के आता है, बहुत सारे यूवी आता है कि अल्ट्रा वायलेट से क्या होगा, जर्म्स किल होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स आने लगे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका नुकसान भी अपने को बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम कर रहा होता है, तो कैसे आपका काम करता है। ठीक है, डन है, छाप लिया सबने? कोई ऐसा जिसका छापना बाकी है? फटाफट से बताओ। छापो छापो, जल्दी छापो, जल्दी, लेट नहीं करो, जल्दी जल्दी छापो। बोलो तिवारी। सर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन इन जनरली, सर आरओ का बात नहीं करते हैं, कौन एक्सर्ट करता है ये इंसान? ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगाएंगे ना, हमको जरूरत है तो हम लगाएंगे। जैसे मान ले दो नहीं, बड़ा आप इसमें बोल रहे थे ना, इसमें आप बोले थे कि फ्रेश वाटर के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है और उससे ज्यादा हम लोग लगा रहे हैं इधर, उसमें कंफ्यूजन किस देखो, हमने क्या किया, इधर से इधर सॉल्वेंट को फ्लो होने की इच्छा थी, तो हमने इसके ऊपर एक प्रेशर लगाया जिसने इस फ्लो को रोक दिया। तो हमने बोला दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसने सिर्फ फ्लो को रोका है। बाद में क्या किया, इस प्रेशर को और बढ़ा दिया, तो वो रोकने के बजाय फ्लो को इधर से इधर वापस कर दिया, रिवर्स कर दिया फ्लो को। सो हमने ही तो सारा प्रेशर लगाया ना यहाँ पे, इस जगह पे सारा प्रेशर तो हमने ही लगाया। सॉल्यूशन ने क्या किया, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट चाहता था इधर से इधर आना, हमने रोकने के लिए जो लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ज्यादा लगा दिया तो रिवर्स हो गया, काम खत्म। तो पूछना क्या चाहता आप बता। समझ गए? आप वो ऊपर लिखे थे ना तो उसमें कंफ्यूजन अच्छा पर एरो वाला। ठीक, अभी डन है? ठीक है, चलो। तो ये अपने पास कहानी हो गई छोटी सी ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, महा फर्जी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, फटाक से सॉल्व करो। और लगे कि भैया सॉल्व नहीं होगा तो मुझे बता दो कि लगता है ये इस प्लैनेट का नहीं है।
ओके, मंडे के दिन अपन रखेंगे डीएसएस। ठीक है, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, मेजर एक ही पार्ट बचा हुआ है, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास, वो भी बात करेंगे और उसके साथ चैप्टर द एंड हो जाएगा। मंडे के दिन डीएसएस होगा, शाम को आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपने मॉड्यूल को, एनसीईआरटी मॉड्यूल जो भी है, दोनों का डिस्कशन अपन रखेंगे। सॉल्व करो फटाफट से, और किसी को लगता है कि सॉल्व नहीं होगा तो हैंड रेज करो जल्दी से। कोई ऐसा जिसको लगता है सॉल्व नहीं होगा? निधि क्यों दोनों में से एक? बहुत टाइम है बेटा, मॉड्यूल के सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, और टीपीपी में देखो तो कितने क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। चलो ठीक है, मॉड्यूल कर देते हैं, फाइन, मॉड्यूल करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, मॉड्यूल डन, दोनों नहीं रखना, मॉड्यूल रख रहा खुश। अच्छा, एनसीईआरटी में भी 40 है, चलो ठीक है, ओके, तो सिर्फ मॉड्यूल रख रहे हैं 1, 2 और टीपीपी, याद रखना, ठीक है, मंडे को। हो गया सॉल्व? अबे जल्दी सॉल्व करो, कितना टाइम लगा रहे हो? फॉर्मूला लगाओ यार, निकालो जल्दी से आंसर। पता ही नहीं है फॉर्मूला कैसे लगाएं, सॉल्व कहाँ से होगा? किसको किसको सॉल्व नहीं हो रहा है? कौन कौन ऐसा है जिसको भैया लग रहा है कि जादू हो गया, सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे? बहुत टफ क्वेश्चन है, टू मच हार्ड। आनंद ठीक है? देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब ये नहीं है कि गलत फायदा उठाना कोई। चाहिए ना प्रिपरेशन वाले। वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, मास सॉल्यूट का पता है, टेम्परेचर पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, मोलर मास पूछा है, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अबे अभी सुनाई दे रहा है, तेज ना बनो, ठीक है, थोड़ी देर पहले भले ना सुनाई दे रहा हो। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं फटाफट से। देखो पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है, ठीक है, अभी तक एक आंसर बस सही आया है। पाई कितना दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है अपने को?
2.57 इंटू 10 का पावर -3। बोला था बार दे या एटीएम दे, टेंशन नहीं है। सी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स, मास दिया है, मोलर मास नहीं पता, क्या करोगे भैया? मास है 1.6, पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आया मेरे को। 1.6 डिवाइड बाय मोलर मास होल डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 200/1000। क्यों? क्योंकि 200 ml है, 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में आएगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 0.082 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर है 300। यहाँ से भैया m की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। पता नहीं m की वैल्यू कैसे किसकी क्या आ रही है, बट ये अप्रोक्सीमेटली जो m की वैल्यू आएगी, मोलर मास जो आएगा, ये मोलर मास वाला m है, ठीक है। सो m की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 61,000 के आसपास आ जाएगी। सो 61,022, ठीक है, ग्राम पर मोल। कौन सा कैलकुलेशन किए हो पता नहीं, किसी का 42, किसी का 238, किसी का कुछ, जो मन करे सो आ रहा है। बहुत सही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, आरीज का सही था, बाकी तो जनता, 2 लोगों ने सही आंसर भेजा था, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो के सॉल्व कर रहे हैं या पता नहीं कुछ सूखा सूखा सा चल रहा है। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या कर रहे थे। अच्छा, दिव्या का सही था, क्या कर रहे थे, क्या लॉजिक लगा रहे थे, पता नहीं। समझ आया या अभी भी जादू हो रहा है? पूछा था कि हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निधि बोल रही इतना आया था, लेकिन हमको लगा कितना कैसे आएगा, तो हम छोड़ दिए। बहुत अच्छा काम किए। अच्छा, निधि भेजी थी, ध्यान नहीं गया बेटा, हो सकता है। हाँ जी, किसको किसको सॉल्व नहीं होगा ये बताओ, किसको किसको लगता है अभी भी जादू हो गया है? किसको किसको लगता है जादू हो गया है? चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो और मुझे इतना बताओ किससे किससे सॉल्व हो जाएगा। अभी सॉल्व का आंसर नहीं चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, हैंड रेज करके बताओ। किसको किसको लगता है कि सॉल्व हो जाएगा? दो लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी जनता, दो लोगों ने एक हाथ खड़ा किया, बाकी जनता दोनों हाथ खड़ा कर दिया। चलो 3। देखो बता रहा हूं यहाँ पे, इधर देखो, ये आपको क्या पता है? ये डेल्टा टीएफ पता है, ठीक है। आपको के बी पता है, आपको के एफ पता है, बोलता है फाइंड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपसे बोला क्या है? डेल्टा टीबी बताओ। डेल्टा टीएफ पता है भैया, आपके पास इक्वेशन क्या आता है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? तो के बी इंटू एम। भैया आपको क्या क्या पता? आपको ये पता, ये पता, ये पता, ये पूछा है, दोनों को लिखो, डिवाइड करो, काम खत्म। आपके पास ये आ जाएगा, मोलालिटी कैंसिल हो जाएगा। कुछ करना है इसमें? वाहियात सा क्वेश्चन है, उसके लिए हाथ खड़े कर रहे हो दोनों। डन है? होगा कि नहीं होगा? चलो ये बता दो भैया, कौन ऐसा इससे सॉल्व नहीं होगा? कोई ऐसा है जिससे सॉल्व नहीं होगा? हम तो नहीं है भैया, हमसे ना होगा, ये जन्म में पॉसिबल नहीं है। देखो बहुत टफ टफ क्वेश्चन आता है जेई में। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन को, जिसको लगता है सॉल्व नहीं होगा हैंड रेज करो। पूछा है कितना ग्राम सॉल्यूट डालना पड़ेगा, 2012 का क्वेश्चन है। आंसर कुछ भी हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा। कितनों से सॉल्व हो जाएगा, जरा हैंड रेज करो तो। अरे सॉल्व नहीं होगा?
फॉर्मूला लगाना है यार। क्या केएफ बोलता है इतना दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर का 1 kg वाटर दिया है, मतलब सॉल्वेंट का मास पता है आपको। सॉल्यूट का मास पूछा है, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको दिया है, मतलब मोलर मास आपको पता है, डेल्टा टीएफ आपको पता है। नहीं सॉल्व होगा, सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर लेके आना है। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला भैया? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी क्या होता है? सो मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या क्या आपको दिया है? आपको टीएफ पता, केएफ पता, मोलर मास पता, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी पता, मास पूछा है। अरीज नहीं सॉल्व होगा, हैंड रेज तूने नहीं किया बेटा, तो मैं मान लू सॉल्व नहीं होगा तेरे से। अंजन कहाँ है? केएफ एंड डेल्टा टी में आ जाएगा। मोलालिटी आ गया तो मास नहीं आएगा। ये तो पूछा है भैया कि मास कितना चाहिए आपको, तो नहीं बता सकता है कितना मास चाहिए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। चलो ठीक है, अगला चीज नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। देखो अब जितना तुम कॉन्सेप्ट पढ़े हो उस कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी लंका लगती है। कैसे लगती है जरा इस चीज को ध्यान दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते थे? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने शुरू में डिफाइन किया था कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। इस बात पे डिपेंड नहीं करे को सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, क्या है, आयन है, मॉलिक्यूल है, बड़ा है, छोटा है, गोरा है, काला है, मोटा है, नाटा है, इस पे डिपेंड नहीं करे, वो नंबर पे डिपेंड करे। शुरू में बात की। अब एक बात बताओ कि NaCl पानी में जाने के बाद NaCl ही रहता है ना? हमको पता है कि वो नालायक है, वो पानी में जाएगा तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। मतलब हमको एक बात समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है पानी में जाने के बाद NaCl का, वो उतना नहीं रहेगा जितना हम सोच के बैठे हैं। हमको पता है कि नमक जैसे पानी में डालेंगे वो नमक के पार्टिकल्स उतने नहीं रहेंगे जितना हम सोच के बैठे हैं। इसीलिए कभी तुमको किसी क्वेश्चन में नमक डाल के नहीं दिया था। अगर हम HCl को पानी में डालेंगे तो क्या HCl में HCl अकेले अकेले रहेगा? अंजन वेरी गुड। HCl रहेगा कि H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा आयोनिक, यार ये तो आयोनिक का लफड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल HCl का 2 के जैसा काम करेगा। यहाँ एक NaCl का मॉलिक्यूल जो एक NaCl जाएगा वो अकेले NaCl का काम नहीं करेगा, वो 2 का काम करेगा। अगर मान लो आपके पास डाल दिया गया Na2SO4, तो हमको पता है कि Na2SO4 जाके तो और तहलका मचा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कहानी हो जाएगी कि 2 Na+ हो जाएगा और एक SO4 2- हो जाएगा। मतलब यहाँ तो अलग ही लेवल का तहलका है। और भैया अगर ऐसा हो गया, हम कैलकुलेशन तो इसके हिसाब से कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बट एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल तो कहानी ये है। सो एक्चुअल कहानी अलग हो जाती है हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उससे। तो हमको वहां पे अपनी गलती का एहसास होता है, और हमको जब भी गलती का एहसास होता है तो हम करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बचपन से करते आ रहे थे। जैसे आइडियल गैस में लगाया, जैसे रॉल्स में लगाया, और वैसे हमको यहाँ भी सोचना पड़ेगा कि हमको जो लग रहा था वो होगा नहीं, कहानी उससे अलग है। सो क्या अब ये जो कहानी है ना, इस कहानी की वजह से हमको एक नए तरह का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और वो फैक्टर जो है वो यूज करते हैं जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं। तब जाके हमारा कैलकुलेशन कहीं सही के आसपास पहुंच पाता है, अदरवाइज वो सही के आसपास नहीं पहुंच पाता। सो क्या रीजन है यहाँ पे? ठीक है, सो यहाँ रीजन क्या है ये एबनॉर्मलिटी का? रीजन क्या है? सो 2 तरह के मेन रीजन है। पहला रीजन है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, जिसके वजह से ये एबनॉर्मलिटी आती है। कैसा आनंद राज, क्या चाहते हो? पढ़ाना है या यहीं पे सॉल्व करेगा बिना पेन पेपर लिए हुए? ठीक है,
सो आता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, कि डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट से ये एबनॉर्मलिटी आती। कैसे? जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया कि NaCl में हम एक्सपेक्ट करते थे एक मॉलिक्यूल, लेकिन मिलता है हमको 2 मॉलिक्यूल या 2 पार्टिकल, बेसिकली मॉलिक्यूल नहीं 2 पार्टिकल मिलते हैं हमको, और हमने सोचा था कि ये एक ही रहेगा। सो भैया एक्सपेक्टेड था एक, लेकिन मिला हमको कितना? 2। सो हमारे पास यहाँ एबनॉर्मलिटी आ गई। ये एक्सपेक्टेड था और ये क्या है? एक्चुअल है, जो हमें एक्चुअल में मिला है। अब जो एक्चुअल मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बोलता ही क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। अब क्या करें? अब तो हो गया समस्या जीवन में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे ये गड़बड़ी होने की, कि हो सकता है कि कहीं 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलके कोई एक बन जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हम जिसको 2 मानते हैं वो एक ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। सो दूसरा पॉसिबिलिटी है एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल या एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब ये क्या चीज है? सो इसका बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, उस पर ध्यान देते हैं। होता क्या है कि अगर आपने इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो वो क्या होता है? वो जो 2 मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है जरा उस पर गौर फरमाते हैं, ठीक है। सो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमने क्या किया कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, तो मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। CH3 COOH ये 2 लिया है, लेकिन जब इसको कायदे से जब इसको पानी में डाल के देखा जाता है तो देखो कहानी कैसी होती है। आपके जीवन में एक कष्ट आएगा, और वो कष्ट कुछ ऐसा होगा कि हमको पता है एसिटिक एसिड ऐसे होता है, दूसरे तरफ इसको एसिटिक एसिड और बना लेते हैं, ठीक है। अब ये दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है, और हमको पता है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड तो काम कर ही सकता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या है कि ये 2 मॉलिक्यूल को 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये एक पार्टिकल बन गया, और यहाँ पे एक्चुअल कितने पार्टिकल्स थे? 2 थे। सो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्या था? तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये था कि हम 2 पार्टिकल जैसी ये बिहेवियर दिखाएगा अगर हमने यहाँ पे डाला है एसिटिक एसिड, तो लेकिन एक्चुअल में कहानी क्या है? वो कैसा बिहेवियर दिखा रहा है? एक पार्टिकल के हिसाब से बिहेवियर दिखा रहा है, 2 के हिसाब से नहीं दिखा रहा है। सो यहाँ भी एबनॉर्मलिटी आ गई, जैसा हम सोचते थे वैसी कहानी नहीं रही, ठीक है। सो अब ये जो चीजें हुई हैं कि जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, कभी घट गया कभी बढ़ गया, तो भैया उसके लिए हमने एक नया टर्म इजाद किया, और उस टर्म को एक एज अ करेक्शन फैक्टर वर्क करेगा, जो हम किसी भी तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो गलती है इसको करेक्ट करने के लिए एक टर्म जो लगाया गया उसका नाम रखा गया वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो भैया वेंट ऑफ फैक्टर क्या चीज है? सो यहाँ ध्यान दो, वेंट ऑफ फैक्टर देख लें स्पेलिंग क्या है इसका, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक करेक्शन टर्म है, ये एक करेक्शन टर्म है किसके लिए? तो भैया ये एक करेक्शन टर्म है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ करेक्शन टर्म यूज्ड टू गेट real calculation of colligative properties, colligative properties कैसे? तो देखो इसको बोला गया कि इसको डिनोट किया जाएगा आई से, डिनोटेड बाई आई, ठीक है। इसको डिनोट किया गया आई से। अब बोला है कि भैया ये आई क्या होगा? तो देखो ये आई को बोला जाता है कि आई विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बोलता है? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। दूसरा एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी चीज को अलग अलग लिखने का तरीका है। एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या तीसरा तरीका जो है वो कहता है, जो अपने एक्चुअल में काम का आएगा, वो ये है कि नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स। ठीक है, सो बोला गया कि नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल जो है उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पार्टिकल्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यही एक्चुअल में अपने काम की चीज है, और आपको कोई चीज पे ध्यान नहीं देना। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा सा। फॉर NaCl आई की वैल्यू क्या होगी, आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट। सो चलो, हमको पता है कि NaCl मान लो हमने लिया, तो ये ब्रेक होके क्या देता है, Na प्लस देता है और प्लस Cl माइनस देता है। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने इनिशियली इसके जो पार्टिकल्स लिए थे, कुछ भी मान सकते हो, कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल आपकी चॉइस है। मान लिया कि मैंने इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C लिया था, इनिशियल पार्टिकल्स के 2C लिए थे। बाद में क्या होगा, अब याद करो ये पूरा आयनिक है, इनिशियली जब ये C था तो ये 0 0 था। अब ये क्या होगा, चूंकि ये 100% डिसोसिएबल है, तो ये गया, ये मिलेगा C, ये मिलेगा C। तुम चाहो तो A लिख लो, चाहो तो B लिख लो, चाहो तो 10 लिख लो, दिक्कत नहीं है। अब बोला गया कि बताओ यहाँ I क्या होगा। सो बताओ तुम मुझे कि यहाँ फाइनल एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मिले हैं। तो एक्चुअल नंबर अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर, एक्चुअल नंबर अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड कितना था और एक्चुअल कितना मिला है। तो भैया हम कहेंगे कि एक्सपेक्टेड अपने को कितना था, C का, हम तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते, चाहे वो पाई इक्वल्स टू CRT लगाते, पाई इक्वल्स टू कुछ भी लगाते, हमारा कैलकुलेशन तो उसके एक्सपेक्टेड के हिसाब से था। हम तो NaCl के मोल्स लेते थे, हम ना Na प्लस और Cl माइनस को तो लेते नहीं थे। सो हमारा उम्मीद था कि ये C दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना दिखा रहा है, C प्लस C दिखा रहा है। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये 2C है, और एक्सपेक्टेड कितना था, C था। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो वेंटो फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। सेम कहानी अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ भैया, अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास फॉर एसिटिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा। तो बोलोगे भैया एसिटिक एसिड के लिए कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी कि यहाँ 2CH3COOH है, इसको तुमने क्या किया है, CH3COOH और ये ट्वाइस बना लिया है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाइमेराइज हो जाना। इस वाले चीज को बोलते हैं डाइमेराइज हो जाना, क्योंकि दो ने मिलके क्या बनाया, एक बनाया। तो इसको कॉमनली बोला जाता है डाइमेराइज्ड एसिटिक एसिड। ठीक है, सो अब डाइमेराइज्ड एसिटिक एसिड मिल गया, तो आपको बोला कि भैया आई की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलो मान लिया कि इनिशियली इसके C रहे होंगे तो ये 0 रहा होगा। अब ये अगर मान लो पूरा खत्म होकर डाइमेराइज हो गया तो ये कितना मिलेगा, C/2। कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है, जितने भी CH3COOH होंगे जस्ट उसका आधा क्या होगा, डाइमेराइज्ड वाला होगा। तो भैया आपसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पे आपको आई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि फाइनल तो मुझे C/2 मिला, इनिशियल जो था वो C था, तो आई की वैल्यू हो गई 1/2। मतलब यहाँ से हमने एक चीज तो कंक्लूड ये कर ही दिया। ठीक है, और ये क्या कंक्लूड किया है, तो हम यहाँ स्टार बना के लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, अगर ये डिसोसिएशन होगा, वैल्यू ऑफ आई अगर डिसोसिएशन होगा तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1 होगा, एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1 होगा। तो जैसे यहाँ एसिटिक एसिड 2 से मिलके 1 बन गया, तो हम बोलेंगे कि वहाँ आई की वैल्यू 1/2 हो गई। और अगर हमारे पास NaCl जो था वो 1 से 2 हो गया, तो हमने बोला कि आई की वैल्यू 2 हो गई। तो यही आपके पास कहानी है वेंटो फैक्टर की, कि वेंटो फैक्टर होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फटाफट छापो, जिसको तकलीफ है वो पूछो कि भैया हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया। ये फॉर्मूला आपको सीधे याद रखना है, एक्चुअल नंबर अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर, काम खत्म। एक्चुअल एक्सपेक्टेड निकालो, आयनिक का आपको डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है अच्छे क्वेश्चंस में। छापो फटाफट से, जल्दी जल्दी छापो। पीछे वाला पहले, ये पहले छाप लो फिर उसको छापना, सॉरी।
पहले इसको छाप लो, आएगा सबने छाप ही लिया होगा, पर जिसने नहीं छापा उसके लिए। हाँ कर दिया प्रीवियस स्लाइड। रिया ऐसा कहाँ बोला कि सिर्फ आयनिक में एप्लीकेबल है, ऐसा कहीं लिखा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ आयनिक में एप्लीकेबल है। कोवेलेंट में मान लो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जैसे HF हमको पता है कि HF क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के H2F2 हो जाता है, भैया वहां भी एप्लीकेबल है। ट्राइमराइजेशन होगा तो वहां भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ट्राइमराइजेशन का मतलब क्या है, 3 मिलके एक बनाए। डाइमराइजेशन का मतलब है 2 मिलके एक बनाए। सर इफ कंप्लीटली डिसोसिएबल ना हो, बिल्कुल नहीं दी। अगर कंप्लीटली डिसोसिएबल नहीं हुआ तो आपको फिर सारी कहानी पुरानी चलेगी। सी अल्फा C1 माइनस अल्फा, वहां से अल्फा निकालो, अल्फा निकाल के फाइनल पार्टिकल इनिशियल पार्टिकल लो और उसका रेशियो निकालो। प्रॉपर तरीके से आयनिक चलेगा। बस ये है कि यहाँ पे आपको मतलब उतना डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन डिसोसिएशन लिखने आना चाहिए। मैं उस समय भी बोला करता था कि डिसोसिएशन अच्छे से सीखो, उस समय बहुत बार डिसोसिएशन सिखाया। आप जिन्होंने नहीं सीखा है दैट विल बी फाइन। बोर्ड्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन नीट जेई में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। सॉल्यूशन में इसको इस्तेमाल करके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सबसे अधिक पूछी जाती है। नॉर्मल वाले क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं। वैष्णवी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो अल्फा भी याद करो, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड कर रहा होता है कॉन्सेंट्रेशन पे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा अगर कॉन्सेंट्रेशन आपके पास घटेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो आई पे भी इफेक्ट आएगा। चलो बस कर तिवारी, ऐसा होता ना बेटा तो क्या ही बोलो, मेरे जीवन का कष्ट ही ना होता कि सिखाया और उस समय समझ लेते कि हाँ कोई वजह है, इसलिए ये आदमी टॉर्चर कर रहा है, हमको सीख लेना चाहिए। लेकिन यही तो दुख है, तो उस टॉर्चर का मतलब ही नहीं समझ पाए। आता ही अच्छी चीजें आना चाहिए, पर हाँ बहुत बार मुझे पता है कि मैं टॉर्चर करता हूँ, लेकिन करता हूँ उसका वजह होता है ताकि आपको भविष्य में आराम मिले। लेकिन अब दिक्कत है यही चीज, हमारे बुक में तो दिया नहीं है। और क्या है, बुक में 2-4 फर्जी टॉपिक दिए हैं जो हम थियरी पढ़ के भी काम चला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो पढ़ाओ। चलो ठीक है, करो। छाप लिए? फर्स्ट लाइन में यूज टू गेट रियल कॉन्सेंट्रेशन, रियल कैलकुलेशन, सॉरी रियल कैलकुलेशन, CALC ना, कैलकुलेशन। करेक्शन टर्म यूज टू गेट रियल कैलकुलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। छाप लिया? चलो ठीक है, कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं छापा है पूरा? नहीं, ये लास्ट टॉपिक था, बस क्वेश्चंस करने हैं।
करो करो जल्दी छापो। इसके पास 2 टॉपिक और भी है, अगर टाइम बचता है तो मैं पढ़ा दूंगा, अभी टाइम नहीं बचता तो मैं डीएसएस में बता दूंगा, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, जेई मेंस नीट में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन एडवांस ने क्वेश्चंस टच किए हैं, क्लॉसियस क्रेपियल इक्वेशन और उसके बाद ऑसवर्ड प्रोसेस, इन 2 क्वेश्चन, इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, बस फॉर्मूला है, ध्यान रखना, थोड़ा समझा दूंगा मैं। एडवांस ने पूछा है, कभी नीट ने जेई नहीं पूछा। एक टॉपिक इसमें और भी है जिसको एडवांस टच करता है, वो है ड्यू पॉइंट, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, बिकॉज उसको समझाने के लिए बहुत अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, बहुत मतलब क्लास, मतलब एक क्लास पूरा कुर्बान करना पड़ेगा और फिर भी कोई फायदा नहीं है। सो सीधा बात है कि अगर कोई किसी बुक में ड्यू पॉइंट वगैरह पढ़ोगे, क्वेश्चन आएगा तो तुम लाके पूछ जरूर लेना मेरे से, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा उसको, ठीक है। बाकी उसके साथ इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं बचेगा, ठीक है। चलो सो अपन आते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे। सॉरी, एग्जाम्पल, फाइंड आई if A2B3 is 50% डिसोसिएबल। A2B3 कोई कंपाउंड है, नहीं पता वो कौन सा कंपाउंड है, अगर वो 50% डिसोसिएबल है तो बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी। फटाफट से शुरू हो जाओ। अगर A2B3 50% डिसोसिएबल है तो बताओ आई की वैल्यू कितनी होगी। आनंद गलत है, रिया गलत है, प्रॉपर आयनिक है, प्रॉपर आयनिक। आशीष गलत है। पहले तो A2B3 को डिसोसिएट कैसे करोगे सोचो। क्या बात है, गजब, एक्सीलेंट, बहुत सही। A2B3 को डिसोसिएट कैसे करते हैं, लिख रहा हूं डिसोसिएट करके। वाह, आदर्श वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे डिसोसिएट होगा A2B3, ठीक है। ये जो होता है ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ये इसका होता है, दोनों के ऊपर चार्ज लगाओ और ये 2 आयन होगा तो यहाँ पे 2 आगे में लगा, इसके 3 होंगे तो इसके आगे में 3 लगाओ, ठीक है। आनंद गलत है, निधि सही है, निधि वेरी गुड। कल्याणी गलत है, टाइम है ना, टाइम। आशीष गलत है, ओ सही सही सही, सॉरी सही है। एक मिनट, किसी ने तो गलत दिया था आंसर, किसको मैंने सही बोल दिया यार। निधि अपना आंसर चेक कर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। निधि अपना आंसर चेक करो, फिर से भेजो। वैष्णवी गलत है, आशीष सही है, रिया गलत है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। निधि गलत है, आनंद गलत है, कल्याणी गलत है। चलो बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। इनिशियली सी लिया, ये 0 0, इनिशियल सी हमको पता है। फाइनल कहानी क्या होगा, C 1 - अल्फा
ये हो गया 2C अल्फा, ये हो गया 3C अल्फा। डन है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब हमारे पास फाइनल स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इनिशियल कितने पार्टिकल, चलो अल्फा की वैल्यू पुट करो। सो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा कितना दिया है 50% मतलब 1/2, 1/2 तो ये कितना हो गया C/2, ये कितना हो गया 2C/2 और ये कितना हो गया 3C/2। किसी को रोना है इसमें? नहीं है। चलो आई निकालो, आई कितना होगा। फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? इतने हैं। इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना था? इतना था। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो कितना हो गया C/2 प्लस 2C/2 प्लस 3/2C डिवाइडेड बाई C। सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा? कुछ उम्मीद है सॉल्व होने की? किसको किसको भेजे में नहीं गया ये? किसको किसको भेजे में नहीं गया ये? डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आई फॉर अगर बोलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू नहीं दी है, बस अल्फा है, अल्फा के टर्म में बताओ कि आई कितना होगा Na2SO4 का। शुरू हो जाओ, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनाओ, बनाओ फटाफट से। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको। करो तुम लोग भी सॉल्व करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वन प्लस फाइव अल्फा, वाह कैसा है आनंद बाबू 1+5 अल्फा, जरा बताइएगा। कौन सा गणित लगाए 1+5 अल्फा के लिए? ठीक है, कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है? कोई ऐसा जिसको इसमें रोना गाना मचाना है कि भैया हमको सॉल्व नहीं हो रहा है? डन है। अब अल्फा की वैल्यू देगी तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं देगा तो नहीं सॉल्व करोगे। ठीक है, 1+2 अल्फा चलेगा। चलो ठीक है, अब बोलता क्या है कि देखो इससे करेक्शन क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। सो हमने सब जगह करेक्शन पढ़ा है, जो गलती की है उसका करेक्शन। तो देखो अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन मिल गया जिसमें आई इन्वॉल्व होगा, जिसमें आई होगा, तो आपको क्या करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आई केबीएम कर देना है, ना कि केबीएम। डेल्टा टीएफ को आई केएफएम कर देना है और ऑस्मोटिक प्रेशर को
I/RTY भी कर देना, मतलब ICRT कर देना। सो बेसिकली सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में I से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो ये है आपके पास करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। करेक्शन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही करेक्शन होता है जो हमको गैसियस स्टेट में पढ़ा था, हम करेक्शन करते थे, ठीक है। देखो बेनिफिट क्या है इसका, बेनिफिट यही है सामने में कि जो एक्चुअल में आपको मिलेगा डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ पाई, वो क्या होगा, इतना होगा, ना कि आई वाला टर्म हटा के, के बी इंटू एम नहीं होगा, के एफ इंटू एम नहीं होगा, आई ये CRT नहीं होगा। एक और भी चीज पढ़े थे, दैट इज RLVP। सो RLVP में भी कहानी सेम है, याद करोगे तो RLVP क्या होता था, तो आपके पास होता था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज RLVP, मतलब डेल्टा P बाई P0S, ठीक है। सो यही आपके पास करेक्शन फैक्टर है। तो कभी भी आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दिखे जिसमें I लग सकता है तो I लगाओ, फिर सॉल्व करो। डन है, चलेगा। कोई जिसको इसमें रोना गाना मचाना है तो बता दो भैया कि हमको रोना गाना मचाना है, हमको समझ में नहीं आया। डन है, चलो ठीक है। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट छापो इसको, छापो इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइम है अभी। और घर जाके थोड़ा NCERT का रीडिंग डालना, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस कराया जा रहा है उन क्वेश्चंस को देखना है एक बार। चलो ठीक है, सो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन फटाफट से। इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, देख लो, लगे कि नहीं हो तो बता देना मेरे को, बताओ, देखो फटाफट से। तो होमवर्क है, घर पे ट्राई करना, इस क्वेश्चन को तुम्हारा घर पे ट्राई करना होमवर्क है। इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से, बोलता है क्या है कि कौन सा एक्वस सॉल्यूशन में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो और फटाफट से बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे यूरिया जो होता है ये डिसोसिएट नहीं होता, मतलब यहाँ I जो है वो 1 ही रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे कह सकते हो कि जहां डिसोसिएशन नहीं होता वहां I 1 होता है, जहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है वहां I 1 नहीं होता। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखना, ना कि पुराने वाले को। कहीं पे एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है तो I को 1 पुट कर दो, है तो I को जो वैल्यू समझ में आए उस क्वेश्चन के हिसाब से वो पुट करो। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो I 1 है, I 1 है तो 0.15 इंटू 1 दैट इज 0.15। यहाँ पे 0.01 लेकिन I KNO3 है तो I कितना हो जाएगा 2। हमको पता है पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक होकर 2 आयन देगा, K प्लस और NO3 माइनस, I 2 हो जाएगा। ये भाई साहब में I तो 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Na 2 Na के आयन और एक सल्फेट का आयन, तो I 3 हो जाएगा। सो आपको I के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्लूकोज में कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे I क्या रहने वाला है 1 रहने वाला। अब क्या करना, I से इस कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके चेक करो, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, डिप्रेशन सबसे कम, डिप्रेशन सबसे कम या एलिवेशन सबसे ज्यादा, एलिवेशन हाँ, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा I इंटू कॉन्सेंट्रेशन, उसमें एलिवेशन सबसे ज्यादा। अब चेक कर लो, जिसमें आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करना है। अब चलो समझ में आ रहा है, सब मुंह बना के बैठ गए हो, ठीक है, छोड़ो अगले क्लास में करेंगे। बाकी यहाँ तक किसी को तकलीफ हो तो पूछ लो, घर पे क्वेश्चंस ट्राई करना और अगले क्लास में बात करेंगे। DSS में बात करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, DSS में आना, डिस्कशन भी होगा और जो बचा कुचा पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। बाकी उसके साथ आज का चैप्टर समाप्त है। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, डिस्कशन में आना, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा में यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर इसकी एक कहानी कंटिन्यू करेंगे। डन है, चलो ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। बोलनी थी सर सबका केबी केस में सेम ही होगा, मतलब वो तो गैस पे डिपेंड करता है, मतलब कैसा। बाबू, केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है,
वाटर की वाटर का ए 1.86 होता है, तो तू Yes, नमक yes, डाल, चीनी समझ डाल, कुछ भी डाल, फर्क नहीं पड़ता। मतलब केबी के तो सबका क्या रहेगा, सेम। सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहले मॉड्यूल डिस्कशन होगा, फिर एनसीईआरटी होगा बेटा। एनसीईआरटी के लिए कोई और डेट ले लेंगे। बोल वैष्णवी। सर बोल रहे हैं ना कि सर जो आप बता रहे थे कि जब एक मॉलिक्यूल जो होता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल मिल रहा है क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो वाला वॉल्यूम पे तो ये डिपेंड करेगा। आप बोले जो डिसोसिएशन वाला जो आप लॉ बताए तो उसके अकॉर्डिंग की आई जो है वो अल्फा से। तुझे देख एक क्वेश्चन दिखा जिसमें अल्फा पे डिपेंड कर रहा है आई। यस एक क्वेश्चन करा है ना जिसमें अल्फा पे डिपेंड है। हाँ। अल्फा तुझे याद है जब डिसोसिएशन हुआ करता था, जब हम पढ़ते थे आयनिक, तो उस समय बोलते थे ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यस सर यस। याद आ रहा है? तो उसके अल्फा के ऊपर जब वहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन से इन्वर्स चल रहा था, मतलब हमको पता है कि अल्फा डिपेंड करता है उसके ऊपर, मतलब आई भी डिपेंड करेगा। यस और सर ये हम बोलना चाहते समझ आया जो मैंने बोला? यस सर हम समझ गए कि वो उस लॉ से कि आई जैसे कि वो कंसंट्रेशन से इन्वर्स चलता था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। अल्फा और सर जैसे कि जो आप बताए कि जब भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालते हैं तो उसमें वॉल्यूम का चेंजेस होता है, वो वाला भी हम बोल रहे हैं। तो फिर सर वो जैसे कि हम लोग सॉल्यूट डालेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। अब हम ये डेल्टा मान के सुन। अच्छा याद है जब हमने आरएलबी पढ़ा तो हमने बोला कि लगभग जो सॉल्यूट का मोल्स है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। यस सर। तो हम जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसमें ये मान के चल रहे होते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तुझे कहीं 5 मोलर दिखा, कहीं 5 मोलर दिखा, कहीं भी दिखेगा तो 0.12, 0.11, 0.05, 0.05 ऐसे टाइप का दिखेगा। यस क्यों? क्योंकि सॉल्यूट हम बहुत कम डाल रहे हैं, और अगर बहुत कम डाल रहे हैं हम तो हम जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उसमें चेंज को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। थोड़ा सा सॉल्यूट से क्या चेंज हो जाएगा? सर यही मेरे को नहीं समझ रहा, तो मतलब हम ध्यान नहीं दे पाते कि कम हो रहा है। अगर ज्यादा होता है तो फर्क तो पड़ता है ना। वो ज्यादा तो होता तो कहानी अलग होती, ज्यादा होता तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में फॉलो नहीं होता, कुछ और ही हो जाता। हम थोड़ा सा मान के चलते हैं, ठीक है? चल थैंक यू सर।